जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज से हम बिहार जो पुलिस का जो ड्राइवर का वैकेंसी आया है उसका हम प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट होने वाला दोस्तों, जो बिहार पुलिस का जो ड्राइवर का जो अभी लेटेस्ट जो पैटर्न है क्वेश्चन का, जैसे सिलेबस आएगा उसी पर ये आधारित होगा। तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जरूर कीजिए। ये आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। ऐसे ही हम बहुत सारे और रेगुलर बेस में आपको प्रैक्टिस सेट देने वाले हैं। और हो सकता है तो कुछ टॉपिक भी हम आपको जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लाने वाले हैं। तो अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और बता दें दोस्तों कि यूनिक का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और इसमें काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है? और फुल डिटेल हम बताने वाले हैं, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। और बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो भी ज़रूर देखिए, और दरोगा की तैयारी करते हैं तो भी देखिए, ठीक है? जो क्वेश्चन बुक का लेवल अच्छी खासी है, ठीक है? और हम उसका डिस्कशन और अच्छी खासी करने वाले हैं। ठीक है? तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके रखें। और रेगुलर आपका इसका जो पीडीएफ है, वो हम अपने टेलीग्राम पर इसके एकदम जो डिस्कशन है उसके साथ में हम डाल देते हैं, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से भी इसको प्रैक्टिस सेट को आप लगा सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 देखते हैं कि आईपीएल 2025 के विजेता टीम कौन है? बताइए। आईपीएल 2025 जो है इसका विजेता टीम कौन है? सबको पता होगा और बहुत फेमस ये क्रिकेट लीग होता है, तो सबको पता होगा। ऑप्शन ए, बैंगलोर ने इस बार जीता है। और उप विजेता कौन है इसका आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है? कौन है? देखिए, बात करें आईपीएल 2025 का, तो इसका संस्करण जो था कैवां था? 18वां संस्करण था। कैवां था? 18वां। प्रश्न आता है, याद रखिएगा, ऑरेंज कैप किसने लिया? ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किसके पास? साई सुदर्शन के पास आया था। ऑरेंज कैप बैट्समैन को मिलता है साई सुदर्शन को। और पर्पल किसके पास आया था? पर्पल किसके पास आया था? तो पर्पल याद रखिएगा, ये आया था प्रसिद्ध कृष्णा को, ठीक है? पर्पल किसके पास आया था? प्रसिद्ध कृष्णा को। चलिए अगला देखते हैं नंबर 2 कि जून 2025 में जी7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बताइए। मतलब जी7 का 51वां जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? अभी जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये सॉरी कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, ठीक है? और बात करें जी7 का, तो इसमें विकसित 7 देश हैं, ठीक है? और देखिए, इसका ही सम्मेलन होता है। और कनाडा के अभी वर्तमान में उस जगह का पीएम कौन है? ये प्रश्न आ सकता है, तो याद रखिएगा, मार्क कोनी। मार्क कोनी। कौन है? मार्क कोनी। यहाँ पर पीएम मोदी भी गए हुए थे। चलिए अगला देखते हैं कि जी7 का आगामी 52वां शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में हुआ था? बताइए। जी7 का 52वां कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस में। कहाँ होगा? फ्रांस में। चलिए अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। और ये हो जाएगा बानो मुश्ताक। अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता तो लिख लीजिए, ठीक है? बहुत फेमस प्रश्न है और ये प्रश्न पूछने का ज़्यादा चांस है, ठीक है? और देखिए, बात करके साहित्य, जो ये बुकर पुरस्कार है किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड, सबसे पहले याद रखिए, मिस वर्ल्ड जो ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में हुआ था, ठीक है? हैदराबाद में। और ये इसका शायद एक बार देख लीजिएगा आप लोग, 72वां संस्करण था। और इसका जीतने वाला है सुचाता चुवांग श्री। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, चुवांग श्री। देखिए, भारत के लोग श्री लगाते हैं, इसलिए आप लोग याद रख सकते हैं कि मिस वर्ल्ड भारत में हुआ था और इसका श्री से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 2025 में शुरू हुए इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान, ठीक है, भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? मतलब कि कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ईरान से भारत को, भारतीय वासियों को अपने लेकर आए थे, किस ऑपरेशन के तहत लेकर आए थे? तो ऑपरेशन सिंधु के तहत। बात करें ऑपरेशन गंगा, बताइए गंगा किसके लिए हुआ था? तो यूक्रेन में लोग फंसे हुए थे, यूक्रेन। और उसका जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उस समय यूक्रेन के लिए जो यहाँ का डॉक्टर, जो स्टूडेंट थे, उनको वहां से बुलाया गया था, ये ऑपरेशन गंगा के तहत। अजय इंपॉर्टेंट है। अजय किसके लिए हो जाएगा? अजय हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन विजय के लिए 1984 में हुआ था अजय। अच्छा, कावेरी बताइए, कावेरी का ऑपरेशन कावेरी, नहीं देखिए, अजय जो हुआ था ना वो हुआ था इजराइल में, सॉरी, मेघदूत इजराइल में हुआ था। सियाचिन में, इजराइल में। अजय कहाँ हुआ था? इजराइल में, ठीक है? इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, इजराइल में, ठीक है?
अच्छा, ऑपरेशन कावेरी कहाँ हुआ था? सबको पता होगा, सूडान में। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न ये है। चलिए 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा सैन्य कार्रवाई शुरू किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा देखिए, इसमें मेघदूत है। तो मेघदूत किसके लिए हुआ था बताइए, अभी बता चुके हैं। ये सियाचिन के लिए था, सियाचिन के लिए। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन विजय सबको पता होगा, विजय 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल को पर जीता गया था, कारगिल को जीता गया था। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है कि 21 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, मतलब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से सैन्य कार्रवाई किसके विरुद्ध में किया गया? किसके विरुद्ध में किया था? जो बहुत सारा बम दागा था उस पर, ईरान पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखा जाए तो ऐसे ही 20 जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, देखिए अभी ये सारे लगभग लगभग करंट अफेयर इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से। इसमें ज्यादातर किससे पूछा गया? इसमें पूछा गया ऑपरेशन से। अगला जो है किससे? पुरस्कार से है। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें है। चलिए अगला देखते हैं कि पेरिस 2025 में जो हुआ था पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितने दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? बताइए कितने दूर फेंके थे ये? इसका राइट आंसर देखा जाए तो 88.16 मीटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका टेलीग्राम फॉर्म पूरी तरह से पीडीएफ डालने वाले, तो आप लोग वहां पर जाके पहले उसको डाउनलोड कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस सेट कीजिए, लगाइए आप, और उसके बाद यहाँ आकर देखिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि ली जे मियोंग किस देश के राष्ट्रपति बने? बताइए। तो दक्षिण कोरिया का। अच्छा, दक्षिण कोरिया का राजधानी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा, सियोल है। कहाँ है? सियोल। चलिए कहाँ है? सियोल। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद पर हटाया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा हटाया जा? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। अच्छा, राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में? याद रखिएगा 52 में। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, जिसके तहत ऊपर से हटते हैं, महाभियोग, ये किस आर्टिकल में है? तो ये पूछेगा तो याद रखिएगा आर्टिकल 61 में है। ठीक है। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो ये तीनों सेना का सुप्रीम होते हैं, यानी कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट 12 नंबर है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है? देखिए लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व सबसे पहले याद रखिएगा कहाँ का है? यूपी का है। यूपी में कितना है? 80 है। अब बात करें दूसरा नंबर पर कौन है, तो दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र हो जाएगा ना। महाराष्ट्र में कितना? 42 है। और पश्चिम, एक मिनट, महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा, महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा। और 42 का है पश्चिम बंगाल में। और बिहार को तो सबको पता होगा, बिहार में कितना है? बिहार में 40 हो जाएगा। और तमिलनाडु का हो जाएगा 39। तो ये सबको आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से हमारा आंसर कौन हो गया? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में कितना है लोकसभा का प्रतिनिधित्व? 48 है। और पश्चिम बंगाल में 42 है। बिहार में कितने हैं? 40 है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। भारत में नियोजित नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? सबको पता होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर की भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है ये बताना है। तो हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही। बताइए कैसे, क्यों रही, ये बताना है। किसके संबंध में बताना है? तो कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप बताना है, जो कि मांजुली है। निम्नलिखित में से किस नदी पर है? देखिए मांजुली द्वीप किस नदी पर होता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। और बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो याद रहेगा चेमा यू डांग ग्लेशियर से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखिए कावेरी है। कावेरी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पर्वत से, ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी से। नर्मदा को सबको पता होगा, अमरकंटक से हो जाएगा। और गोदावरी नासिक के त्रैंबक पहाड़ी से। चलिए अगला देखते हैं
17 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन का, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। लुईस पास्चर ने क्या किया था? याद रखिएगा, लुईस पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। रेबीज का टीके का खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों जरूर से जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि कथकली की जड़ें किस राज्य में है? मतलब कथकली किस राज्य से संबंधित है, ये सिंपल बताइए। कथकली कहाँ हो जाएगा? केरल। आंध्र प्रदेश हो जाएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कर्नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक से यक्षगान हो जाता है। कर्नाटक से कौन होता है? यक्षगान। और बात करें तमिलनाडु से कौन होता है? तमिलनाडु से थाईपुसम भी हो जाता है। और दूसरा क्या हो जाता है? एक भारतनाट्यम हो जाता है। तो ये सब आपको याद रखना जरूरी है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रेगिस्तान, ठीक है, डैश के पश्चिम में स्थित है। मतलब किस पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। और अरावली की पहाड़ी या भारतीय रेगिस्तान मुख्य तौर पर कहाँ है? मुख्य तौर पर बात की जाए तो ये राजस्थान में है। ठीक है, और विश्व का सबसे पुराना पहाड़ी भी है कौन? अरावली। चलिए 20 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? देखिए कब हुआ मतलब हो गया, तो 1912 में। घोषणा कब हुआ था? तो 1911 में। घोषणा की बात करेगा तो याद रखिएगा 1911 में। 1913 में क्या हुआ था? ठीक है, 1913 में याद कीजिए क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ठीक है, 1913 में रविन्द्रनाथ लिख देते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, गीतांजलि के लिए। 1914 में क्या हुआ था? 1914 में भारतीय इतिहास में घटना हुआ था। कोमागाटा मारू एक जहाज थी जो कि जापान से कहा जा रही थी? कनाडा। ठीक है, तो वहां पर वही घटना हुआ था, याद रखिएगा। उसमें व्यक्ति कितने यात्री थे? 376 यात्री थे। चलिए अगला देखते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो दिए थे भगत सिंह ने, लेकिन लिखा कभी कभी आता है कि लिखा किसने था? मतलब कि मुख्य तौर पर ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये लिखा किसने था? ठीक है, तो याद रखिए कि किसने लिखा था? तो ये लिखा था हसरत मोहानी ने। किसने? हसरत मोहानी। मोहानी। चलिए किसने लिखा था? हजरत मोहानी। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? देखिए मीठे पानी का झील नहीं है तो सांभर झील हो जाएगा, सबको पता हो। राजस्थान में ऐसा कोई स्रोत नहीं जहां से मीठे पानी का झील निकल सके। ये कहाँ है? राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर में हो जाएगा लोकटक झील। मणिपुर में लोकटक झील। और लोकटक झील विश्व का मात्र एक ऐसा झील है जो तैरता हुआ है। ठीक है, और डल झील की बात किया जाए तो डल झील कहाँ है? डल झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का या श्रीनगर का हार किसको बोलते हैं? जम्मू कश्मीर को ही, ये डल झील को ही बोलते हैं। और बड़ा पानी, देखिए बड़ा पानी को उमियम झील बोलते हैं। इसको उमियम झील, आप सबको पता होगा उमियम झील कहाँ है। बड़ा पानी नहीं पता चला होगा तो उमियम बताइए, उमियम कहाँ है? उमियम हो जाएगा मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। बड़ा पानी को क्या कहते हैं? उमियम झील बोलते हैं। उमियम कहाँ हो जाएगा? मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है? देखिए फलीदार फसल कौन हो जाएगा? दाल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर के दिल्ली शहर किस नदी किनारे? देखिए दिल्ली शहर तो यमुना का किनारा हो जाएगा। कहाँ का? यमुना किनारे। गंगा के किनारे तो सबको पता हो, कानपुर है, पटना है, हरिद्वार है, गंगा। अच्छा गोमती इंपॉर्टेंट है। गोमती किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ कहाँ है? गोमती के किनारे। और गोदावरी तो सबको पता होगा नासिक से ही निकलता है, तो नासिक तो इसके किनारे ही हो जाएगा। फिर और भी है लेकिन नासिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 33 प्लस में 1 ऐसा बोला जाता है, यानी कि कुल मिला कितना हो गया? 34 हो गया। ठीक है, एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, यानी कुल कितने हुए? 34 है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 124 में हो जाता है। किसमें आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 में। यही बात किया जाए कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बात किया जाए तो वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25 संख्या है। और लेटेस्ट यानी कि सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? जो अमरावती है। अमरावती। चलिए अगला देखते हैं। ये जो प्रश्न है ये बहुत आसान प्रश्न है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी है? ए सेंटीमीटर है,
तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि निरूपण। देखिए अगर विकर्ण और क्षेत्रफल के डायरेक्ट होता है ए स्क्वायर बटा में 2। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, हालांकि बना अगर किसी से नहीं बने तो कमेंट कीजिए, मैथ का सारे प्रश्न हम आपको हल करके देंगे। ठीक है, नहीं कमेंट कीजिएगा और जो कमेंट कीजिएगा उनको प्रश्न देंगे। ठीक है, या हम अपना टेलीग्राम पे इसको डाल भी देंगे, लेकिन कमेंट कीजिएगा तब। चलिए अगला देखिए कि राकेश का, देखिए ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको आप लोग खुद से हल कीजिए पहले, अगर नहीं बनता है तो जरूर हमको बोलिए, हम इसका भी प्रश्न का हल बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट भी मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा 300। अगला देते हैं कमरे के, देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर के दरवाजा खोलकर, अगर मान लीजिए कमरा में जो रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है उसका दरवाजा क्या कर देते हैं, हम खोल देते हैं, तो क्या होगा, तो कमरे का तापमान बढ़ जाता है, याद रखिएगा कमरे का तापमान बढ़ जाता है और कमरा गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो गर्म हो जाता है। अच्छा पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वाष्पीकरण। अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है। देखिए रेडियम की प्राप्ति क्या से, पिंच ब्लेड यानी कि यूरेनियम का यश है पिंच ब्लेड, और वहीं से रेडियम भी प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए ये अगला रूटाइल, रूटाइल किसको कहते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को। रूटाइल किसको कहते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को। और हेमेटाइट तो सबको पता होगा, लोहा का इसका है, किसका है इसका, लोहा का। अब मैग्नेटाइट भी लोहा का इसका है, और लिमोनाइट भी किसका है, तो लोहा का इसका है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वायु एक क्या है, वायु क्या है, मिश्रण है। वायु एक मिश्रण, बहुत सारे गैसों का क्या है, मिश्रण है। नेक्स्ट क्या है 32 नंबर है कि पारद धातु मिश्रण, पारद धातु मिश्रण है क्या, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 33 नंबर प्रश्न है कि कोयले का सामान्य प्रकार है, बताइए सामान्य प्रकार होता है, सामान्य प्रकार में कौन हो जाएगा, बिटुमिनस जो सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ण यानी कि सोने का आणविक सूत्र क्या है, तो सोने का हो जाएगा Au, और इसका परमाणु संख्या बात किया जाए तो 79 होता है। ठीक है, यही Ag ऑप्शन में, तो Ag होता है सिल्वर का, और सिल्वर के लिए होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, सिल्वर 47। और ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना होता है 13, एल एल्युमिनियम होता है और उसका परमाणु संख्या 13 होता है। 35 नंबर प्रश्न है कि डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है, तो जल परिवहन कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। ठीक है, कौन करता है, जाइलम। और देखिए बात किया जाए कि फ्लोएम क्या कर करता है, तो फ्लोएम का कार्य क्या है, फ्लोएम होता है जो खनिज पदार्थ है उसका परिवहन करना, खनिज पदार्थ का परिवहन करना किसका कार्य है, फ्लोएम का कार्य है। सीरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को प्रवाह करना। ठीक है, अशुद्ध रक्त। और क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, भोजन को बनाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर है कि माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो बीज से और कट्टा तना से भी। ठीक है, तो अगर तना को काट देंगे तो वहां से भी पौधा निकल देता है, और बीज से तो निकलता ही है, यानी कि इनमें से दोनों हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 नंबर की विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक चयन। अभी बताया था डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था ये। अच्छा उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने, ये भी याद रखेगा, तो किसने दिया था उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी ब्रिज। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैथ का प्रश्न है, आप लोग खुद से बनाइए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला भी मैथ का प्रश्न, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, खुद से बनाइए, बहुत आसान प्रश्न है, नहीं बनता कमेंट कीजिए। ठीक है, सारा काम हल देंगे। 41वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपर्दन की शक्ति का स्रोत है, बताइए मरुभूमि में अपर्दन की शक्ति का स्रोत है, तो हवा हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, हवा, हवा के द्वारा ही तो अपर्दन होता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ है, बताइए भारत राजधानी, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसका आंसर पर, सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ से हो जाएगा, यहाँ सबसे ज्यादा आईटी है, आईटी कहाँ भी सबसे ज्यादा है, आईटी सबसे ज्यादा बेंगलुरु में है। अच्छा चेन्नई किस लिए जाता है, चमड़ा उद्योग के लिए चेन्नई को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हम्पी का खंडहर किस राज्य में है, हम्पी का खंडहर की बात की जाए तो कर्नाटक में, हम्पी खंडहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विजयनगर के लिए, विजयनगर के लिए। विजयनगर का स्थापना किसने किया था, हरिहर बुक्का ने, कब किया था, 1336 में। और उस समय 1336 में भारत का मतलब राज्यकार, भारत दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पागल
राजा भी बोलते हैं। चलिए 44वां प्रश्न है कि प्रातः काल में गाए जाने वाले राग को क्या कहते हैं? उसे भैरवी कहते हैं। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पहले बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया है। अगला देखिए 45 नंबर कि कृष्ण छेद जो था अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपनी ओर से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? बिहार दरोगा का प्रश्न है, प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। इसमें अत्यधिक घनत्व होता है, यानी कि बहुत उच्च मात्रा में इसका घनत्व होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 46वां प्रश्न के माउंटबेटन विशेष अनुदानों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। मतलब किसके लिए भारत आया था? तो इसका मैटर ये था कि कांग्रेस के विभाजन को स्वीकार करने के लिए और उसे मनाने के लिए आया था। मतलब कांग्रेस का जो विभाजन उसके लिए। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न रखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा, देखिए भारत में नहरों का सबसे बड़ा, ठीक है, नेटवर्क का निर्माण किसने किया था? देखिए ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। लेकिन बात करेगा कि भारत में नहरों की शुरुआत किसने किया था? तो शुरुआत किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, प्रारंभ ने किया था। अच्छा सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी किसके लिए जाना था? 1504 में आगरा शहर को किसने अपनाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने। इल्तुतमिश को क्यों बनाया था? कि कुतुब मीनार का पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का प्रारंभ किसने करवाया था कुतुब मीनार बनाने के लिए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चलिए अगला देखते हैं 47 के बाद 48वां प्रश्न। और प्रश्न काफी अच्छे हैं, ठीक है। ये ऐसा प्रश्न है कि लेवल का है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं होगा। आप अच्छे से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस पर हो जाए? कृष्णापुर। अलमाटी बांध कृष्णापुर। अच्छा गोदावरी पर कौन सा बांध है? गोदावरी पर बताइए आप लोग कौन सा बांध है? तो जायकवाड़ी हो जाएगा। जायकवाड़ी बांध किस पर हो जाएगा? गोदावरी पर हो जाएगा। कावेरी पर कौन सा? कावेरी पर याद रहेगा, कावेरी पर मेट्टूर बांध हो जाएगा। मेट्टूर बांध प्रश्न बहुत बार आ चुका है कि मेट्टूर बांध कहाँ है? तो कावेरी पर हो जाएगा। महानदी पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीरा कुंड बांध। हीरा कुंड बांध कहाँ है? महानदी पर, और ये उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर की जीटी रोड जो है, जीटी रोड किसके शासन काल में बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में बनाया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? प्रश्न आया हुआ है, फरीद था, ठीक है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये हो जाएगा सासाराम में। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में। सासाराम, ठीक है। सासाराम कहाँ है? बिहार में। चलिए अगला देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे? देखिए श्वेत क्रांति के जनक बोलते वर्गीज कुरियन को। ये श्वेत क्रांति कब हुआ था? 1970 में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं 51 नंबर प्रश्न कि डॉक्टर सीवी रमन को, मतलब सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और प्रकाश के प्रकीर्णन किसका खोज किए थे? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के कारण इनको मिला था, प्रकीर्णन, ठीक है। इसके कारण इनको मिला था। और ये कब की इसका खोज किया था? 28 फरवरी 1928 को इसका खोज किए थे। और जिसके कारण 28 फरवरी को क्या करते हैं हम लोग? 28 फरवरी को याद रखिएगा, 28 फरवरी को इस इन्हीं के कारण हम लोग विज्ञान दिवस भी मनाते हैं, विज्ञान दिवस, ठीक है। अब बात किया जाए कि साहित्य ये नोबेल पुरस्कार के लिए, तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलते हैं? 6 क्षेत्र में मिलते हैं। एक तो साहित्य हो ही गया, एक औषधि विज्ञान यानी कि औषधि विज्ञान के लिए मिलता है। दूसरा क्या हो गया? भौतिकी के चिकित्सा, औषधि विज्ञान चिकित्सा के लिए, ठीक है। अच्छा भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए होता है, केमिस्ट्री के लिए मिलता है। और बात किया जाए आगे और कौन दो पुरस्कार मिलता है? एक होता है शांति के लिए पुरस्कार मिलता है, शांति के लिए। और एक होता है अर्थशास्त्र के लिए, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के लिए मिलता है नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के लिए कब से मिल रहा है? 1969 से मिल रहा है, ठीक है। और देखिए नोबेल पुरस्कार जो होता है ये कब से मिल रहा है? ऐसे तो 1901 में मिल रहा है, 1901 से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 52 नंबर का अल्फांसो क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा, अल्फांसो आम का एक किस्म, बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मसौदा किसने, मसौदा देखिए मसौदा यानी प्रारूप की बात कर रहा है, ठीक है, तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और बात कीजिए मसौदा तैयार करने यानी कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। और देखिए अगर आप लोग इन सातों सदस्य का नाम घबरा रहे हैं तो इन सब का हम एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, पीछे वाला वीडियो में आप लोग देख भी सकते हो वहां से जाकर, ठीक है। और रेगुलर हम अपना प्रीवियस ईयर का प्रश्न का जो है उसको हम करा रहे हैं, जो बिहार में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं
प्रीवियस ईयर, उसका हम अभी पॉलिटी का टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर उससे जुड़िए, काफी आपको लाभ होगा और बहुत ही डिटेल में बताया जाता है, सारे ऑप्शन को तोड़-तोड़ कर बताया जाता है। अगर उसको नहीं देखते हैं तो जरूर उसको भी देखिए, उसका प्लेलिस्ट हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। ठीक है? देखिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि शक संवत जो 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई थी, वो किसने किया था? तो शक संवत कनिष्क ने किया था। ठीक है? ये चंद्रगुप्त एक द्वितीय हो जाएगा, एक चंद्रगुप्त क्या है द्वितीय। इसका बात किया जाए तो ये इसने क्या शुरू किया था? ये विक्रम संवत की शुरुआत किया था। ये विक्रम संवत और चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो था, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया और ये कब उपाधि धारण किया था? 57 ईस्वी में। ठीक है? देखिए पूछेगा कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का डिफरेंस कितने वर्ष का था? तो 135 वर्ष, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है? अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक दैवी अवसर के रूप में देखा, ठीक है, जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो किसने देखा था? सुभाष चंद्र बोस ने देखे थे। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है बताइए? सबको पता होगा, नेताजी। नेताजी किसने बोला था? हिटलर ने बोला था। ठीक है? अच्छा, इनको एक और देश नायक उपाधि भी इनको मिला था। ठीक है? अच्छा, और बात किया जाए कि इनका जो है एक जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को और 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। चलिए अगला देखते हैं 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित में से कौन कृषि विद्या इको फ्रेंडली मतलब कि पर्यावरण को नुकसान नहीं करे? ठीक है? तो यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक करते हैं तो वो इको फ्रेंडली उसको माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और दोस्तों कैसा लग रहा है जरूर बताइए। ठीक है? कमेंट में जरूर अपना प्रतिक्रिया देख कर ही जाइएगा। अगला देखिएगा, अंग्रेजों के शासन काल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? वो था विदेशी पूंजी की दुर्लभता। ठीक है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि नालाइरम काव्य संग्रह का मतलब किसका श्रेय दिया जाता है? इसको अलवार संतों को दिया जाता है। जो अलवार कितने संत थे ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो 12 याद रखिएगा। और अलवार का संबंध किससे हो जाएगा? ये विष्णु संबंधित है। अलवार का संबंध किससे हो जाएगा? विष्णु से। और 63 नैनार, नैन किसने था इनका? ये हो जाएगा शिव भगवान के लिए। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? 59 नंबर की विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, और 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस। ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, ओआईसी का अर्थ क्या है? ओआईसी का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां तक अगर बिहार दरोगा के हैं तो देखिए, और अभी तक मतलब कि 60 प्रश्न जो है बिहार दरोगा और बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है ये लोग के लिए था, बिहार एसएससी जो रहते हैं उन्हीं के लिए। लेकिन अब जो है पूरी तरह से कांस्टेबल के लिए यहाँ से प्रश्न है। ठीक है? तो आप लोग देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं। ठीक है? चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है कि मोटर वाहन, यहाँ से कांस्टेबल के लिए तो जरूर देखिए। ठीक है? चलिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 3 किस विषय में? देखिए धारा 3 के बात किया जाए किस विषय में था, तो ये हो जाएंगे धारा 3 ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस। प्रश्न आसान आता है। चलिए अगला देखते हैं कि नो एंट्री संकेत का अर्थ क्या है? नो एंट्री मतलब वाहन नहीं घुसे, वाहन घुसे नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न है कि मोटर की धारा, जैसे कौन सी धारा जो है मोटर वाहन बीमा मतलब इंश्योरेंस अनिवार्य है, मतलब इंश्योरेंस किसके तहत है बताइए? 146 के तहत इंश्योरेंस 146। चलिए अगला देखते हैं, यू टर्न प्रोहिबिटेड मतलब मना, इसका मतलब होता है मना। ठीक है? संकेत किसको दर्शाता है? मतलब यू टर्न लेना मना है। ठीक है? चलिए अगला देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्ष के लिए वैध होते हैं 2025 के अनुसार? तो 2025 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 10 वर्ष के लिए वैध है। अगला देखिए वही बात है, हॉर्न प्रोहिबिटेड, हमको इंग्लिश मतलब नहीं आ रहा है, आप लोग समझिए इसका मतलब होता है मना। मतलब कि ये जो संकेत किस स्थान पर उपयोग करते हैं? तो ऐसे स्थान पर जहाँ भीड़ भाड़ यानी कि रिहायशी क्षेत्र हो, जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा हो, वहां पर हॉर्न बजाने के लिए मना किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की सीट बेल्ट पहनना, ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य? देखिए सीट बेल्ट को पहनना
बताइए किस अधिनियम 138 के 3, 138 के 3 ये धारा है। अगला क्या है कि स्टॉप संकेत कैसा होता है, बताइए स्टॉप का जो संकेत होता है वो किस कैसा होता है, वो अष्टभुज होता है, ऑक्टाजोन होता है आकार का और लाल रंग का लिखा रहता है स्टॉप। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला है कि स्कूल जोन, स्कूल जो ये क्षेत्र है, स्कूल जोन मतलब कि क्षेत्र के पास गति सीमा क्या होनी चाहिए, तो ये 25 अधिकतम जो होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, उससे कम होना चाहिए, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला देखते हैं 70 नंबर क्या है कि मोटर वाहन, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में चालान के रकम कितनी बढ़ा दी गई, मतलब चालान के लिए कितनी रही, बिना हेमलेट वाले के लिए याद रखिएगा, यहाँ देखिए बिना हेमलेट के लिए, बिना हेमलेट पहन के जाइएगा तो 1000 रुपया टप से नपका काट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका घर आइएगा तो मैसेज देखिएगा 1000 रुपया का चालान मेरा कट चुका है। ठीक है, और जिससे इसका कटा होगा तो कभी भूलेगा नहीं, ऐसे ही प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सिलेबस है इसका, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, हालांकि मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वही बात है कि अगर आप लोग मोबाइल फोन का यूज करते हुए पकड़ा गए, ठीक है, उपयोग 25 धारा के अंतर्गत इस पर प्रतिबंधित है। ठीक है, ये भी इस पर फाइन आता है। ठीक है, तो बताइए किस पर, धारा 184 के तहत मोबाइल फोन नहीं। ठीक है, 184 देखिए, अभी जो है 189 का रिचार्ज जो है ये जियो करता है, तो उसमें से 5 घटा दीजिएगा। ठीक है, 84, ऐसे हम याद रखे हुए। चलिए गिव वे, गिव वे संकेत का अर्थ क्या होता है, गिव वे बहुत आसान प्रश्न, गिव वे का मतलब क्या होता है, गिव वे बहुत देखिए, आप अगर आपको थोड़ा सा भी अंग्रेजी समझ में आ रहा है तो आप इसको पकड़ लेते, गिव वे मतलब प्राथमिकता दो, मतलब गिव वे पीछे वालों को जाने दो या आगे वाले को जाने दो पहले, गिव वे मतलब प्राथमिकता दो। चलिए 63 नंबर प्रश्न, 73 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई वाहन जो है चालक लाल ट्रैफिक लाइट को पार कर जाता है, लाल ट्रैफिक लाइट जो होता है बढ़ता रहे, मतलब बढ़ जाता है और उसको लोग पार कर जाए, उसको ध्यान न दे या ध्यान देकर ही पार कर जाए, तो इस पर कितना रुपया का जुर्माना लगेगा, तो जैसे आप लाल ट्रैफिक देकर पार कर जाइएगा और जैसे ही घर पर पहुंचिएगा तो आपको 5000 रुपया का बिल बन जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कितना, 5000 रुपया। ठीक है, हेमलेट के लिए तो 1000, लेकिन लाल ट्रैफिक देख वहाँ लाइट को बिना देखले पार किए तो 5000 रुपया लग जाएगा, तो आँख खोल के चलना है रोड पर। चलिए अगला देखिए, लेफ्ट हेयर पिन बेंड, लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस चीज से संबंधित है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हेयर पिन बेंड बताइए किससे संबंधित है, ये हो जाएगा बाएं तेज मोड़, बाएं तेज मोड़ से संबंधित है, मोड़। चलिए ओवरटेकिंग मतलब मना, प्रोविडेंट मतलब मना होता है, तो ये किससे संकेत का प्रयोग होता है, कब होता है, मतलब ये कब प्रयोग होता है, तो ये सुरंग में होगा, या तो सुरंग में यहाँ ओवरटेक नहीं करो क्योंकि वहाँ अंधेरा रहता है, या मुर्दार जब एरिया रहेगा वहाँ रोड रहेगा तो वहां पर भी मोड़ वाला क्षेत्र पर भी ये संकेत रहता है, क्योंकि आगे वाला जो आता रहता है उसको पता नहीं ना लगेगा ये कौन है, तो इसलिए ओवरटेक वहां नहीं करना, अक्सर मोड़ वाले क्षेत्र पर दिखेगा तो ओवरटेक करने में एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पे, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग संकेत क्या है बताइए, इसका राइट आंसर रखा था पैदल चलने वाला मार्ग को कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पैदल चलना। अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, निजी, क्योंकि हम इसका सेट लगाए हैं तो देखें। ठीक है, तो देखिए निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं, देखिए निजी गाड़ी के लिए फास्टैग अनिवार्य है या नहीं, देखिए निजी गाड़ी हो या कैसी भी गाड़ी हो फास्टैग सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, फोर व्हीलर के स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाँ सभी वाहनों के लिए फास्टैग क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, चलिए और फास्टैग नहीं देगा तो आपको कैश में टोल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि वन वे संकेत का अर्थ क्या है, वन वे संकेत का अर्थ क्या है बताइए, वन वे जब रहेगा तो वाहनों को केवल एक दिशा में चलने की अनुमति है, वन वे होता है ना, वन वे मतलब इधर जा रहा है तो सिर्फ इधर ही जाएगा, समझ गए ना, हालांकि ऐसे बिहार में तो नहीं होता, वन में ही टू वे होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन वन वे का मेन मतलब क्या होता है कि एक ही दिशा में चलना। चलिए अगला देखते हैं पीयूसी, पीयूसी किसको कहते हैं, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, देखिए फुल फॉर्म भी प्रश्न आता है याद रखिएगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र वैधता कितने समय की होती है, तो कितने समय की होती है, 1 साल के लिए होती है। ठीक है, और 1 साल के बाद दोबारा में पीयूसी बनवाना पड़ता है, चाहे आपका गाड़ी कितना भी प्रदूषण दे रहा है, लेकिन पीयूसी अगर रहेगा तो आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी। ठीक है, प्रदूषण पूरा शहर में भर दीजिए आपका गाड़ी से, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पीयूसी होना चाहिए, उससे आप पुलिस से बच जाएगा, चाहे लोग प्रदूषण से मर जाए।
ठीक है, तो याद रखिएगा 1 वर्ष के लिए होती है। अगला क्या है, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट संकेत का अर्थ क्या है बताइए। राउंड अबाउट, राउंड अबाउट देखिए सबको पता होगा, गोल चौराहा को राउंड अबाउट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या, क्लच का मुख्य कार्य क्या है। देखिए क्लच का मुख्य कार्य, क्लच मुख लेते हैं गाड़ी में, ठीक है, तो उसका कार्य क्या है, पावर ट्रांसफर को जोड़ना या तोड़ना। अगर पावर ट्रांसफर, ठीक है, गियर को बदलना या घटाना ही हम लोग पावर ट्रांसफर बोलते हैं, तो उसको जोड़ना या तोड़ना। चलिए अगला क्या है, 82 नंबर की, सबसे उपयुक्त लुब्रिकेंट तेल का चयन किस पर आधारित है। बताइए किस पर आधारित है, तो इसका आंसर देखा जाए तो तापमान और इंजन टाइप पर। चलिए अगला देखते हैं 83 नंबर की, वाहन की बैटरी चार्ज नहीं होना किस खराबी का संकेत है। तो वाहन की बैटरी का चार्ज नहीं होना किस खराबी संबंधित है, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटर फेल पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 84 नंबर की, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अगर गाड़ी क्या हो स्टार्ट नहीं हो रही और क्लिक की आवाज आ रही, क्लिक होता है ना गाड़ी स्टार्ट में होता है, आवाज आता है क्लिक टाइप के, ठीक है, तो समस्या किसमें हो सकती है। ठीक है, तो अगर गाड़ी की आवाज स्टार्ट नहीं हो रही है, क्लिक से आवाज है, तो समस्या किसमें हो सकती है, तो समस्या स्टार्टर मोटर में समस्या हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन बड़ा आसान दिए हुए, आप लोग सोच कर इसको आप लोग सबको लगा लीजिएगा। अगला क्या है, टू व्हीलर वाहन में इंजन ओवरहीट का मुख्य कारण क्या है। देखिए टू व्हीलर यानी कि दो चकवा गाड़ी में इंजन जो होता है ओवरहीट होता है कभी कभी। ठीक है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या, जो ऑयल है, ठीक है, मतलब कौन ऑयल, इंजन ऑयल। ठीक है, उससे इंजन ऑयल मतलब किसको करते हैं हम लोग, इंजन ऑयल हम लोग करते हैं जो इंजन में लाने वाला ऑयल है उसको। ठीक है, तो उसको क्या है, तो उसका कमी होता है। ठीक है, मोबिल जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, मोबिल। चलिए अगला क्या है कि इंजन के साइलेंसर का कार्य क्या है। देखिए इंजन का साइलेंसर जो होता है उसका कार्य क्या है, कि ध्वनि को नियंत्रित करता है, आवाज ज्यादा न करे साइलेंसर, इसलिए यानी कि एक ऐसे ही प्रश्न आता है कि साइलेंसर किस प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करता है। ठीक है, कभी कभी कोई गाड़ी में देखिएगा कि साइलेंसर फट जाता है और बहुत ज्यादा आवाज करता है। ठीक है, तो जिसके कारण से वो जैसे पुलिस भी उसको पकड़ सकती है। ठीक है, तो वो ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है, तो साइलेंसर सही रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 87 नंबर, कि जब ब्रेक लगाने पर गाड़ी खिसकने लगती है, तो संभवतः समस्या क्या है। जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी खींचने लगती है। ठीक है, तो कारण क्या होता है इसका, कारण है कि एक तरफ का ब्रेक जो होता है असंतुलित रहता है। ठीक है, तिरछा, गाड़ी तिरछा भागने लगता है, ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी तिरछा भागेगी, इसका कारण क्या है, जिसका ब्रेक जो है, एक तरफ का ब्रेक जो असंतुलित है। ठीक है, अगला देखिए 88 नंबर, कि इंजन का कौन सा भाग जो है पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में सहायता करता है। बोले पिस्टन को ऊपर नीचे चलाने में कौन सा, क्रैक सॉफ्ट, क्रैक सॉफ्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्रैक सॉफ्ट। ठीक है, देखिए जो जो नहीं आएगा उसको लिख जोड़ लीजिएगा। अगला देखिएगा, अधिक धुआं छोड़ने पर एक आम कारण क्या होता है। देखिए अधिक धुआं छोड़ने का एक आम कारण क्या होता है। ठीक है, इसका आम कारण क्या होता है कि फ्यूल प्रणाली में गड़बड़ी, यानी कि ऑयल जो फ्यूल यानी कि जो ईंधन प्रणाली होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, तो उसमें जो धुआं छोड़ने का कारण हो सकता है, अधिक धुआं छोड़ने लगता है। 90 नंबर प्रश्न है कि लुब्रिकेंट बदलने का सही समय क्या होता है। लुब्रिकेंट जो था उसका सही बदलने का समय क्या होता है, तो सही समय जब कंपनी का निर्धारित किलोमीटर उसी पर हम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए कि वाहन के जो चेन होना है, चेन लूज हो जाए तो क्या समस्या होती है। अगर चैन जो तो लूज होता है तो क्या होता है, तो झटका लगता है, ठक 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 आवाज आता है ना, अब फिर उसके बाद आवाज आती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए कि अधिक ब्रेक लगाने पर डिस्क क्या होता है, डिस्क पर क्या असर है। देखिए अधिक अगर हम ब्रेक बार बार ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, बिना मतलब को ब्रेक लगाएंगे या स्पीड में ज्यादा चल जाते एक बार ब्रेक लगा दिए जिससे चक्का का तो घिस जाता है, तो उसमें क्या होता है वो गर्म हो जाता है, डिस्क क्या होता है गर्म हो जाता है और उसके बाद घिस जाता है डिस्क, और उसके बाद वो आवाज भी करता है। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न का स्पार्क प्लग का कार्य क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि स्पार्क प्लग का कार्य क्या है, टेक्निकल प्रश्न है, बताइए। इसे ईंधन में चिराग को पैदा करने के लिए होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर के, रेडिएटर में पानी न होने का कारण क्या है। बताइए रेडिएटर में पानी न होने का कारण क्या है। ठीक है, रेडिएटर में पानी न होने से कारण क्या हो सकता है ये बताइए, सॉरी, तो ओवर हीटिंग हो जाएगा, पानी जो होता है वो ओवर हीट को रोकता है रेडिएटर में। चलिए अगला देखिए
95 नंबर प्रश्न कि एयर फिल्टर गंदा हो जाए तो क्या होता है? देखिए एयर फिल्टर जो होता है वो गंदा हो जाए तो उसको सबको कोई भी निकाल लेता है, गाड़ी से एयर फिल्टर बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है? और अगर गंदा हो जाए तो क्या होगा? वो याद रखिएगा वो इंजन में हवा को कम कर देता है, इंजन में हवा को कम जाती है इसके कारण एयर फिल्टर और फिर खराब हवा भी जाती है उसके बाद, ठीक है? चलिए 96वां प्रश्न देखते हैं क्या है कि टू व्हीलर वाहन में टायर प्रेशर कम देखिए टू व्हीलर वाहन में टायर का प्रेशर जो है कम होने से क्या होता है? अगर टायर का प्रेशर जब कम होगा तो टायर घिस जाएगा, है कि ना? क्योंकि प्रेशर अगर बराबर पड़ेगा, अच्छे ढंग से पड़ेगा तभी तो टायर सही रहेगा, तो टायर जल्द घिसते हैं, अगर प्रेशर कम हुआ तो। ठीक है? अगला देखिए 97 नंबर कि अगर वाहन का गियर नहीं लगे, देखिए अगर वाहन का गियर नहीं लग रहा है तो क्या जाँच करना चाहिए? सबसे आसान प्रश्न हमको ये सब लगता है, ठीक है? तो सर क्लच केबल को चेक करेंगे, गियर नहीं लग रहा है, तो क्या क्लच केबल होता है क्लच केबल खराब हो गया, क्लच केबल क्या होता है खराब हो जाता है तो गियर नहीं चेंज होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब गाड़ी चलाइए तो क्लच से पैर को हटा देना चाहिए, ठीक है? क्लच केबल उसका खराब हो जाता है। अगला देखिए 98वां नंबर प्रश्न के स्पीडोमीटर किस चीज़ को दर्शाता है? आसान प्रश्न है, स्पीडोमीटर गति को दर्शाता है। चलिए 99वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता देखिए, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग बिल्कुल नहीं होता है, उसका कारण क्या है कि उसमें चिरागी की ज़रूरत नहीं होती, चिरागी की ज़रूरत नहीं होती है। 100 नंबर प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसका पूरा वीडियो का हम जो पीडीएफ है आपको अपना टेलीग्राम पर डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कीजिए और वीडियो को डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और खुद से भी लगाइए। चलिए अगला क्या है कि अगर गाड़ी की स्टीयरिंग भारी भारी हो जाए, स्टीयरिंग कभी भारी हो जाता है, तो क्या हो सकता है? बताइए क्या हो सकता है? तो लो पावर स्टीयरिंग ऑयल हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। देखिए दोस्तों, इसका पूरा पीडीएफ जो है अपना टेलीग्राम पर डालेंगे, ठीक है? देखिए डिस्कशन के साथ डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और वहाँ से आप लोग जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, खुद से लगाइए और दोस्तों कैसा लगा ज़रूर बताइए, ठीक है? आप लोग का प्रतिक्रिया हमें आगे मोटिवेट करता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक के साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जितने भी चालक अभ्यर्थी हैं खासतौर पर उनको तो शेयर करने के लिए ज़रूर उनको पास भेजिए, ठीक है? तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।